आपने केस की प्रोसीडिंग के दौरान एक स्पीडी रेमेडी लेने के लिए सेक्शन 94 का इस्तेमाल किया, सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स। आपने अरेस्ट करवाई, इशू वारंट करवाया या कोई इंजंक्शन लिया, और कल को अगर ये साबित हो जाए कि आपने एप्लीकेशन जो थी वो फॉल्स फिक्टिशियस टाइप मूव की थी, तो फिर 95 के अंदर पेनल्टी है आपके लिए। ठीक है, वो आप क्या ये उसके साथ पढ़ना चाहिए। वो क्योंकि आपके इंग्लिश के आगे फिर रह गया, इसलिए मैं तो फिर निकल गया, इसलिए आपको कहा। अच्छा, आगे गए हैं आपका अपील। सेक्शन 96 से लेके 107 तक आपका अपील चलता है, अपील अगेंस्ट डिक्री और ऑर्डर। सेकंड अपील अब खत्म हो चुकी हुई है, आपके नॉलेज के लिए अभी एग्जीक्यूट तो नहीं, उसको प्रॉपर इन्फोर्स नहीं किया गया, लेकिन जो नई अमेंडमेंट आ गई है उसके ऊपर सेकंड अपील उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दी है। ये पहले भी वैसे नहीं होनी चाहिए थी, फायदा को नहीं है। एक अपील में अगर बंदे को रिलीफ ना मिले तो फिर सेकंड अपील पे टाइम वेस्ट करना कोर्ट का मुनासिब भी नहीं लगता। ठीक है, अब एवरी डिग्री इज अपीलेबल 96 कहता है कि एवरी डिग्री इज अपीलेबल। जब भी आपके पास कोई डिग्री आ जाए तो आप ये पूछने ना बैठने के लिए अपीलेबल है कि नहीं है, लफ्ज एवरी के ऊपर आप फोकस कर लें। 96 कहता है एवरी डिग्री इज अपीलेबल। ठीक हो गया, ये जनरल लॉ है। आगे एक्सेप्शन दे दी गई है 3 क्लास में कि अगर कंप्रोमाइज डिग्री है तो वो अपीलेबल नहीं है। इवन के एक्स पार्टी डिग्री जो है वो भी अपीलेबल है, लेकिन अमूमन लोग अपील में जाते नहीं जहां एक्स पार्टी डिग्री है। आपके पास बड़ी अच्छी रेमेडी है 12(2) की, आप उसको चैलेंज वहां कर लेते हो, या आप 9(13) में उसको सेट असाइड की तरफ चले जाते हो। ये 2 बेस्ट रेमेडीज हैं एक्स पार्टी डिग्री के खिलाफ अगर आपने कोई रेमेडी लेनी है। अपील में जाना मुनासिब नहीं है क्लास 2 के तहत। तो 96 का आपका क्या कहता है कि एवरी डिग्री इज अपीलेबल, और एक्स पार्टी डिग्री जो है वो है अपीलेबल, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि आप उस रेमेडी को अवेल ना कीजिएगा। आपके पास 2 बेस्ट रेमेडीज हैं। अक्सर तौर पर ये डिस्कस करता हूँ कि चूज अप रेमेडी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज होती है कि आपके पास जितनी भी रेमेडीज हैं आप उसमें से बेस्ट रेमेडी कौन सी चूज करते हो। तो 9(13) और 12(2) आप एक्स पार्टी डिग्री के खिलाफ जा सकते हो, अपील की तरफ ना। क्या तो दूसरा बंदा भी जाएगा ना। आज की ये बड़ी कंफ्यूजन है कि आप अगर जी आपके पास राइट है, एक्स पार्टी डिग्री हो गई, आपको पता चल गया एक्स पार्टी डिग्री हो गई, तो क्या आप बाहर हो, आप बतौर डिपेंडेंट उसके बीच नहीं जा सकते? कहीं कानून में ये नहीं लिखा हुआ, ना कॉमन सेंस इसके ऊपर है कि वही बंदा जो है वो एक्स पार्टी डिग्री की सिर्फ अपील कर सकता है। ठीक हो गया, ये कॉमन सेंस ही नहीं एक्सेप्ट करती। जैसे डिग्री है, अगर वो प्लेंटिफ की फेवर में पास हो गई है तो फिर तो डिफेंडेंट जाएगा, और अगर वो डिग्री डिफेंडेंट की फेवर में पास हो गई है, हालांकि केस डिसमिस होया होता है, लेकिन हम अगर केस लूज हो जाए तो हम कहते हैं डिग्री नहीं हुआ, केस डिग्री नहीं हुआ, लेकिन वो केस डिग्री तो होया होता है किसकी फेवर में? डिफेंडेंट की फेवर में। और डिफेंडेंट की फेवर में अगर वो डिग्री होया होता है, अदरवाइज वो डिसमिस होया होता है प्लेंटिफ की फेवर में, तो फिर कौन जाता है? प्लेंटिफ। ठीक है, ये 2 कैटेगरी आप इसको अंडरस्टैंड सिर्फ ये करें। ये डिग्री का स्टेटस बड़ी खूबसूरत बात है पार्टीशन सूट में कि आपको पता है हर बंदा जजमेंट डेटर है और हर बंदा डिग्री होल्डर है। पार्टीशन सूट में अगर प्रिलिमिनरी डिग्री हो जाए कि ये सारे ऑनर हैं इस प्रॉपर्टी के, कल को अगर एक बंदे ने एप्लीकेशन दी है, प्लेंट फाइल की है बतौर प्लेंटिव, वो केस चलता है, बाकी सब के सब जो लीगल एयर्स हैं या ऑनर जो है उस प्रॉपर्टी के वो डिफेंडेंट है, तो आप कह सकते हैं कि मैंने ये पार्टीशन की डिग्री उनके खिलाफ ले ली। उसमें डिफेंडेंट भी एग्जीक्यूशन में जा सकता है कि ये पार्टीशन हो गई हुई है, बेशक प्लेंटिव कोई उसका एक भाई था, बाकी सारे के सारे डिफेंडेंट थे, तो स्टेटस जो डिग्री का होता है वो डिग्री की आपने देखना सिर्फ ये होता है क्या ये आर्डर सेक्शन 2 और रूल 2 उसकी जो सब क्लास 2 है उसके ऊपर मीट करती है कि नहीं करती। जजमेंट से एडवर्स डिग्री ड्राफ्ट नहीं होनी चाहिए।
जो जजमेंट के अंदर डिसीजन किया गया है, अगर उसके अकॉर्डिंगली डिक्री प्रिपेयर हुई है, चाहे वो प्लेंटिफ की फेवर में है या डिफेंडेंट की फेवर में, तो वो डिक्री उसके लिए भी उतना स्टेटस रखती है जितना प्लेंटिफ के लिए रखती है। अगर कल को प्लेंटिफ उसकी वायलेशन करता है तो डिफेंडेंट उसकी एग्जीक्यूशन में जा सकता है। ये लफ्ज जो जजमेंट एंटर और डिक्री होल्डर है ना, इसकी लिमिटेशन इतनी नहीं है कि सिर्फ आप ये समझे कि मुद्दई की फेवर में आ जाए, उसको कुछ मिल जाए तो वो डिक्री होल्डर हो जाता है, और डिफेंडेंट को अगर कुछ उसका स्टैब्लिश हो जाए तो वो डिक्री होल्डर होता ही नहीं है, वो तो हमेशा रहता ही जजमेंट एंटर। लॉ को थोड़ा वास्ट किस्म का अंडरस्टैंड करें, ठीक है। वो जिसका केस डिसमिस हुआ है, बेशक डिक्री उसकी फेवर में नहीं हुई, अब वो स्टेटस जजमेंट डेटर की कैटेगरी में आ गया। जिसकी अगेंस्ट वो केस डिसमिस हुआ है, जिसकी फेवर में डिक्री पास हुई है, वो डिफेंडेंट है। अब उसका बेनिफिट सारे का सारा वो डिफेंडेंट ही लेगा। अगर कल को जबरदस्ती जाके कब्जा करना चाहे प्लेंटिफ कि नहीं ये अदालत ने बेशक मेरे खिलाफ किया, मैं तो ये कब्जा लूंगा ही लूंगा, तो जजमेंट डेटर जिसको आप आम जुबान में कहते हो, जिसको हम मुताला भी कहते हैं, तो वो क्या करेगा? वो कोर्ट में चला जाएगा उस डिग्री की एग्जीक्यूशन करवाने के लिए। लेकिन आप कोर्ट ने ये केस डिसमिस किया है, ये कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। डिग्री होल्डर इन हुज फेवर डिग्री हैज बीन पास्ड, वर्ड वहां पे है इन हुज फेवर डिग्री हैज बीन पास्ड। वहां ये तो कुछ नहीं कहा कि जनाब किसी को कुछ मिला हो क्लेम तो वो डिग्री होल्डर है। जजमेंट लेटर का और डिग्री होल्डर का कॉन्सेप्ट जरा अंडरस्टैंड कर लें। अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ, प्लेंटिफ जो है अगर उसकी फेवर में केस डिसाइड नहीं हुआ और वो जबरदस्ती कोई उसकी वायलेशन करता है उस डिसीजन की, तो ये डिफेंडेंट साहब जो है ये कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं एग्जीक्यूशन की, ये इसको रिस्ट्रेन करें, ये इसके खिलाफ फैसला आया है। 3 लफ्जों के ऊपर इजरा होती है। एक उसकी एग्जीक्यूशन डिस्चार्ज, एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट करें जो फैसला हुआ है, डिस्चार्ज करें, और तीसरा सेटिस्फेक्शन। ये 3 लफ्ज जो हैं ये मुद्दई की फेवर में भी हो सकते हैं, डिफेंडेंट की फेवर में भी हो सकते हैं। अगर फर्ज कर लें फैसला हो गया है मुद्दई की फेवर में और एग्जीक्यूशन होने से पहले पहले डिफेंडेंट अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाए, कब्जा दे दे प्लेंटिफ को, इजरा अभी फाइल नहीं हुई, वॉलंटरली कहता है फैसला मेरे खिलाफ आया है, आप आए मेरे पास कब्जा ले लें। उसके बावजूद अगर प्लेंटिफ कोर्ट में जाके एग्जीक्यूशन फाइल करे तो डिफेंडेंट जाके क्या कहेगा कि ये मेंटेनेबल नहीं है कि डिग्री डिस्चार्ज हो चुकी है, कह सकता है ना। अंडरस्टैंड करते हैं? 3 लफ्ज हैं सिर्फ, वो 3 वर्ड आपको मिलेंगे सेक्शन 47 में। एक लफ्ज है एग्जीक्यूशन, दूसरा है डिस्चार्ज, तीसरा वर्ड है सेटिस्फेक्शन। वो प्लेंटिफ के लिए भी हो सकती है, डिफेंडेंट के लिए। मामला सिर्फ ये है कि डिग्री किसकी फेवर में पास हुई है। केस डिसमिस हो जाए प्लेंटिफ का, डिग्री शीट फिर भी प्रिपेयर होती है और वो बिल्कुल जजमेंट के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर की जाती है कि ये केस आया था, उसके अंदर ये चीजें थी, वो रिलीफ नहीं दिया गया, ऑर्डर जज कर देता है डिग्री शीट बी प्रिपेयर्ड। और डिग्री शीट अब मुद्दई की फेवर में प्रिपेयर तो नहीं हुई और किसी अननोन बंदे की फेवर में भी प्रिपेयर नहीं हुई। वो कौन है शख्स? डिफेंडेंट। और डिफेंडेंट उसके तमाम तर बेनिफिट्स ले सकता है बीइंग डिग्री होल्डर। लिहाजा ये आइंदा से ये कॉन्सेप्ट के बस मुद्दई का दावा डिग्री हो जाए तो वो डिग्री होल्डर है, अदरवाइज ना उसका कोई जजमेंट लेटर ना कोई डिग्री होल्डर है। अगर डिफेंडेंट की फेवर में वो केस डिसाइड हो गया है, इन अदर वर्ड्स मुद्दई का केस डिसमिस हुआ है, तो उसका जो बेनिफिशियल है वो डिफेंडेंट है वो स्टेटस डिग्री का। कोई इशू या कोई राइट फाइनली डिटरमिन हुआ है, वो राइट फाइनली किसका डिटरमिन हो गया है? डिफेंडेंट। स्टेटस को सिर्फ ध्यान में रखिएगा। ये सिंपल था 96। सर एक क्वेश्चन थोड़ा सा रिलेटेड है। सर अगर जजमेंट लेटर जो है वो फेल हो जाता है पेट्रोल अमाउंट सबमिट करवाने में, तो उसकी मिनिमाइज पनिशमेंट क्या है? नहीं,
सिंपल अगर वो फेल हो जाता है कि वो उसके पास पैसे नहीं है कि वो उसको एग्जीक्यूट करवा सकता है, तो अल्टीमेटली आपको सीपीसी तो कहती है उसको 1 साल के या तो उसकी प्रॉपर्टी है अटैच कर ले, सेल कर लें, एक तरीका का। अगर वो प्रॉपर्टी उसकी है ही नहीं तो आप उसको 1 साल के लिए सिविल इम्प्रिजनमेंट में भेज देते हैं, ये उसकी पनिशमेंट है। फर्ज कर लें कल को वो 1 साल इम्प्रिजनमेंट अंडर कवर करके बाहर आ जाता है और आपको किसी स्टेज पे ऐसा लगता है कि नाउ ही इज इन द पोजीशन टू पे डिक्रेटल अमाउंट, आप एप्लीकेशन मूव कर लें, वो डिस्चार्ज कोई वैसे टाइम लिमिटेशन है 6 मंथ 48 सेक्शन कहता है 6 ईयर 6 साल, लेकिन आपको लिमिटेशन एक्ट कहता है कि फर्स्ट जो एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन है वो विद इन 3 इयर्स आनी चाहिए। आप सेक्शन 48 आपको सब्सटेंटिव लॉ कहता है कि एग्जीक्यूशन करवाने के लिए आपके पास जो टाइम पीरियड है वो है 6 ईयर। जजमेंट के बाद जो है वो एग्जीक्यूशन फाइल होगी, उसी में उसे जजमेंट लेटर से कहा जाएगा ना कि ये अमाउंट सबमिट करना है, वो विद इन 3 इयर्स आ गई। उसके बाद अगर वो फेल हो जाता है उसको जेल चला गया, फर्ज कर ले जेल चला गया, नहीं करवा सका, जेल जाएगा ना, अंडरग्राउंड करके वापस आ गया, 1 ईयर उसको कंप्लीट हो गया, बाहर आ गया। अब वेट करेंगे आप उसका कि कब वो इस पोजीशन में आ जाए कि आपकी पेमेंट करने के अहल है। उसके लिए टाइम लिमिट कोई टाइम लिमिट नहीं है, उसके लिए एक वर्ड यूज हुआ है, उसके लिए एक वर्ड यूज हुआ है। जैसे हम अक्सर बात कहते हैं जब आपके पास नॉलेज आ जाए, आपके पास आपके खिलाफ कोई ऐसा फैसला है, उसका आमतौर पे एक वर्ड यूज होता है कि इतना टाइम पीरियड के अंदर एक्स पार्टी हो गया, महीने के अंदर आ जाए, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हो गई है, महीने के अंदर आ जाए, डिसमिसल डिफॉल्ट हो गया, महीने के अंदर आ जाए, साथ लिखा होता है। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, आपको नॉलेज जिस दिन आया है आप उस दिन से आ जाए। लिमिटेशन हमेशा मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्टर लॉ है, ठीक है। जो मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्टर लॉ होता है ये हमेशा आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस डिसाइड होता है। एक बंदा अलर्ट करता है जनाब मुझे पता ही आज चला है, ठीक है, कि इसके पास पैसे आ गए हैं, उसका टाइम पीरियड उस दिन से शुरू हुआ है जिस दिन उसको पता चला। एक और बात जर्नल से याद रखिएगा, कोई भी ऑर्डर ऐसा नहीं पास हो सकता जिसकी एग्जीक्यूशन ना होती हो। कोर्ट ऑर्डर ऐसा पास ही नहीं कर सकती जिसकी इफेक्टिवनेस ही ना हो। ये अदालतों को स्ट्रिक्टली लॉ मना करता है कि आप ऐसा ऑर्डर कोई पास ना करें जिसके ऊपर आप अमल दरामद नहीं करवा सकते। और अगर एक डिग्री पास होगी है उसके 3 काम तो होने ही होने हैं। आप उसके ऊपर एग्जीक्यूट करवाएं, उसको डिस्चार्ज करें या उसको सेटिस्फाई करें। ये ऐसे नहीं हो सकता कि एक डिग्री पास हो गई है और उसके लिए अदालत के आगे आप रुकावटें खड़ी कर दें। जाए कई बंदे ऐसे आते हैं कहते हैं जनाब कुछ नहीं देना, मैं जेल चला जाऊंगा। कल को अगर वो 5-10 साल के अंदर ऐसी पोजीशन में आ जाए तो दरखास्त दे दी उसके, सेटिस्फेक्शन उस फैसले की होनी है, उसके लिए कोई टाइम पीरियड लिमिट नहीं है। जर्नली आपको बता दिया हर एग्जीक्यूशन पिटीशन 3 साल के अंदर आ जानी चाहिए। ये लिमिटेशन एक्ट भी कहता है, जजमेंट्स भी कहती हैं, लेकिन जो सब्सटेंटिव लॉ है सेक्शन 48 सीपीसी का वो कहता है कि टाइम लिमिटेशन एग्जीक्यूशन का 6 ईयर है, 6 साल। ठीक हो गया। 96 से आगे चले जाएं। सर 96 तो ऑर्डर 43 के साथ एक्सप्लेन कर सर ऑर्डर 43 तो सिर्फ उसका प्रोसीजर है कि आपने अपील ड्राफ्ट कैसे करनी है, उसका मेमोरेंडम कैसे होगा। मेमोरेंडम ऑर्डर 43 के मुताबिक ड्राफ्ट करेंगे आप, उसको आप प्रॉपर कोर्ट में एपरेट कोर्ट में पेश करेंगे। अगर वो ड्यूली रजिस्टर्ड होने के काबिल है, मेमोरेंडम अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 43 बनाया आपने, मेमोरेंडम समझते हैं, मेमोरेंडम वो सारी अपील के ऊपर आप एक पूरा स्केच देते हैं, डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, डेट ऑफ डिसीजन, कोर्ट फीस, उसके नीचे आप उसकी ग्राउंड्स को भी मेमोरेंडम में ऐड कीजिएगा। कोई भी अपील ऐसी नहीं होती। अक्सर का कई लोग कहते हैं जी अपील का जवाब नहीं देते जजेस, जवाब होता है। ऑर्डर 43 रूल 26 या 22 है गालबन। अगर आप किसी अपील का रिप्लाई देना चाहते हैं तो आप अपील का रिप्लाई दे सकते हैं। जवाब अगर आप कोर्ट में जाते हैं और लिए टाइम पीरियड उसका भी 30 दिन है, आपकी फर्स्ट अपीयरेंस से 30 डेज के अंदर अंदर आप अपील की रिटन स्टेटमेंट दे सकते हैं अगर आप देना चाहें तो। ऑर्डर 41 वही है ना प्रोसीजर, ऑर्डर 41 प्रोसीजर ऑफ अपील है, 43 वही प्रोसीजर है लेकिन वो अपील अगेंस्ट ऑर्डर है, 47 रिव्यू का प्रोसीजर है, लेकिन 43 सारे का सारा ऑर्डर 41 है। ठीक है, ऑर्डर 41 जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर है कि अपील डिग्री के अगेंस्ट कैसे फाइल होती है,
उसको आप ड्राफ्ट कैसे करते हैं, उसकी हियरिंग कैसे होती है, वो प्रोसीजर सिर्फ लिखा हुआ है। सब्सटेंटिव पोर्शन ये है, 104 है अपील अगेंस्ट ऑर्डर, वो रीड की जाती है ऑर्डर 43 के तहत, और ऑर्डर 43 सारे का सारा वही प्रोसीजर अडॉप्ट करता है जो 41 में लिखा हुआ है। और एक रिव्यू आप पढ़ते हैं, रिवीजन का भी सेम प्रोसीजर है, और एक साथ चूंकि तीनों चीजें कनेक्टेड हैं, अपील, रिवीजन और रिव्यू, ठीक है, छोटा सा फोरम का डिफरेंस है, लेकिन एक अपील जो है वो 41 डील करता है ऑर्डर की अपील 43 डील करता है, और रिव्यू जो है वो 47 डील करता है, ठीक है। ये प्रोसेस जो है प्रोसीजर, मैंने पहले भी कहा था कि ऑर्डर को जब हम मिक्स करना शुरू कर दें सब्सटेंटिव लॉ के साथ, तो फिर कंफ्यूजिंग शुरू हो जाती है। इसलिए सेक्शन पोर्शन अलग रखा करें, और जब हम ऑर्डर पोर्शन में जाएंगे ना, तो ये सिर्फ एक आपको हिंट है, सब्सटेंटिव लॉ सिर्फ एक हिंट होता है। मैं अक्सर क्लास में वैसे पढ़ाते हुए कहता हूँ कि आपके पास सामने मिसाल ये है कि जैसे, मिसाल तो बहुत बड़ी है लेकिन मैं उसको आसानी समझाने के लिए सिर्फ कहता हूँ कि जैसे कुरान पाक है वो एक सब्सटेंटिव लॉ है, सुन्नत सारी प्रोसीजर है, इस तरह आप उसको अंडरस्टैंड सिर्फ करें, ये सब्सटेंटिव लॉ ये बताता है कि अपील होगी, अपील कैसे होगी ये ऑर्डर पोर्शन बताएगा, ठीक है। कुरान कहता है जी नमाज कायम करें, नमाज कायम कैसे होगी ये सारी सुन्नत बताएगी। कुरान में ये नहीं लिखा कि पढ़नी ऐसे है कि आप ऐसे करें ये करें, ये वाले दो पोर्शन सिर्फ इस हद तक है, आप सिर्फ इसको पढ़ लें, आप प्रोसीजर को लगा रखें, ठीक है। जब आप प्रोसीजर पढ़ते जाएंगे फिर आपको वहां से चीजें कलेक्ट होती जाएंगी। अपील की हद तक और ऐसे आगे चले जाएंगे सर, यही 41। रिवीजन एक और बेसिक कॉन्सेप्ट सुन लें, अपील जो है, अपील ये इनहेरेंट राइट नहीं है, ये स्टैट्यूटरी राइट है, और ये राइट सिर्फ और सिर्फ अग्रीव्ड पर्सन का है। ये लफ्ज है अग्रीव्ड पर्सन, ठीक है। अग्रीव्ड पर्सन कोई भी है, चाहे प्लेंटिव है, समटाइम आपने देखा होगा मदई की फेवर में केस डिसाइड हो गया हो लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं है, वो अपने आप को अग्रीव्ड समझता है कि मुझे रिलीफ प्रॉपर नहीं दिया गया। तो वर्ड अग्रीव्ड जो है ये प्रॉपर और सुटेबल वर्ड है, अग्रीव्ड पर्सन अपील फाइल कर सकता है, ठीक है, जो भी अग्रीव्ड होगा। लेकिन रिवीजन जो है ये अमूमन प्रैक्टिकली, सिर्फ आपको एक बात बता रहा हूं कि ये राइट बेसिकली इनहेरेंट राइट है रिवीजन का, और ये जो प्राइमरी राइट है ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का है, और वो कोर्ट भी कौन सी, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने इसको सिर्फ डेलीगेट किया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को उसी रिवीजन की क्लास 3 के तहत, ठीक है। लेकिन साथ फिर पार्टीज को राइट दे दिया गया सेकेंडरी स्टेज पे, ब्रीक भी से बता रहा हूँ, सेकेंडरी स्टेज पे ये पार्टीज को राइट दिया गया कि जहां आप समझते हैं कि आपको कोर्ट ने कोई राइट ऑफ अपील नहीं दिया, तो फिर आप कोर्ट की इनहेरेंट पावर एक्सरसाइज करें, आप आ जाएं अपना रिलीफ लेने के लिए रिवीजन में। लेकिन जहां आपके पास राइट ऑफ अपील होता है वहां आप रिवीजन में नहीं जाते। आप रिवीजन फाइल भी करें तो कोर्ट समझती है ना इसका, ये तो अपील बनती थी, वो रिवीजन को अपील में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। इसी तरह वाइस वर्सा को कन्वर्ट। अल्टीमेट जो डेस्टिनेशन होती है वो होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस करना, ठीक है। अगर आपने रिवीजन फाइल कर दी है, आपने एक रेमेडी इन्वोक कर ली, जज को पता है रिवीजन बनती नहीं है, तो फिर वो अपील की इसकी वो कन्वर्ट कर लेते हैं। मकसद सिर्फ क्या है, आपने तो रिवीजन फाइल की है लेकिन जज साहब ने उसको इनहेरेंटली यूज करते हुए क्या किया है, उनको पता था कि कोर्ट ये इसके अगेंस्ट राइट दे रहा है अपील का, तो वो कन्वर्ट कर लेते हैं उसको। और अगर आपने अपील फाइल की है लेकिन कोर्ट ने राइट नहीं दिया आपको अपील फाइल करने का, आपने तो रिवीजन फाइल करनी थी, तो इसी तरह वो क्या करते हैं, अपनी इनहेरेंट पावर यूज करते हुए उसी अपील को कन्वर्ट कर देते हैं रिवीजन में। मकसद पीछे सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस या डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है। मैंने अक्सर तो आज ये बताया चीज कि सीपीसी के अंदर इतनी पावर्स हैं, जज के कहते हैं हमें प्रोविजन बताएं, इनहेरेंट पावर इतनी तगड़ी प्रोविजन है, आपने इंसाफ देना है लोगों को। बस आप ये नहीं कह सकते कि जनाब मुझे को लॉ काम करने से रोक रहा है, ये मैं कहां से ये चीज ढूंढूं। आपको लॉ कोड के अंदर से कोई चीज नहीं मिल रही
कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, तो आप अपनी इनहेरेंट पावर यूज करें 151 के तहत। मकसद सिर्फ क्या है, आपने बहुत सारी हम स्किप कर देते हैं, कभी हम ये साइटेशन वगैरह या शुमारे या रिसाले पढ़ें, हम ऐसी प्रोविजन या ऐसी जजमेंट्स पढ़ते नहीं है जिसमें बेसिक लॉ डिसाइड हुआ हो। ऐसी जजमेंट्स आती है जिसमें सिर्फ और डिसाइड किया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ऐसी है ना कई तो हम सिर्फ स्पेसिफिकली सेक्शंस के ऊपर ढूंढते हैं कि इस सेक्शन के ऊपर फलां साइटेशन चाहिए। कुछ ऐसी जैसे क्रिमिनल में जुबैर के सब प्री रेस्ट के ऊपर उन्होंने बड़ी डिटेल से डिस्कशन की है। जैसे आपको प्रीएम्पशन के टाइम पे पढ़ाया गया था कि प्रीएम्पशन कैसे ये कन्वर्ट हुआ, कैसे ये प्रीएम्पशन का लॉ आया, ये एक जजमेंट थी 1984 की, ठीक है 1984 की। फिर ये जैसे आपने वो 1994 सुप्रीम कोर्ट 1 भी पढ़ी होगी, जिसमें क्लैरिटी कर दी गई प्रीएम्पशन के बारे में कि ये सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड पे नहीं है, ये रूरल अर्बन पे भी लगता है। हर जितना भी साइटेशन है उसमें कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिसमें सिर्फ आपने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के बारे में भी पढ़ना होता है। तो आप जज को अभी मैं प्रैक्टिकल मिसाल देता हूँ। मैं स्टे लेने के लिए गया रेंट ट्रिब्यूनल कोर्ट में, जो लेट हुआ, तो मुझे सम्मानदार साहब पूछते हैं जी आप ये तो आपको लैंडलॉर्ड टेनेंट है तो आप सिविल कोर्ट जाते स्टे लेने के लिए, सिविल कोर्ट स्टे ले। अमूमन प्रैक्टिस में ये है कि सिविल कोर्ट जाके स्टे ले। मैंने कहा सर आप ऐसे करें, आप इसकी प्रीएम्बल पढ़ लें। अब ये स्पेशल लॉ जितना भी होता है वो प्रिवेल करता है जनरल लॉ के ऊपर, और जहां स्पेशल लॉ हो आप उसको ड्रैग भी नहीं कर सकते जनरल लॉ में, और जहां स्पेशल लॉ होता है उसमें स्पेशल लॉ के तहत ही ट्रीट होना है। आप बड़ी खूबसूरत वर्डिंग लिखी हुई थी प्रीएम्बल की कि जितने भी डिस्प्यूट रिगार्डिंग टेनेंट और 6 के आप इंटरलॉक ऑर्डर में आ जाए, आप कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं, इंजंक्शन ऑर्डर पास करते हैं, एंड पे ना फिर मैंने जजमेंट साथ ले गया दे दी कि आप ये कर सकते हैं। कहते हैं मैं वैसे, मैंने कहा बिल्कुल प्रैक्टिस है लाहौर में, तो प्रैक्टिस ही ये है कि आपने रेंट लैंडलॉर्ड का रिलेशनशिप है, स्टे लेना है, सिविल कोर्ट जाए दावा दायर करें, वो तीसरी चौथी डेट पे उड़ जाता है मेंटेनेबिलिटी पे। ये जो स्पेशल लॉ है, आप फैमिली को सिविल कोर्ट नहीं जा सकता, फैमिली केस सिविल कोर्ट नहीं जा सकता, वो स्पेशल लॉ है, वो उसने स्पेशल कोर्ट बनी हुई है। तो इस तरह ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना आपका, लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए जिस बंदे की गिरफ्त कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी है और एक डेडिकेटेड प्रोविजंस होती हैं उसमें जो लॉ फर्दर बनाया जाता है, उसके ऊपर गिरफ्त आ जाए तो फिर आपको स्पेशल लॉ की और जनरल लॉ की अहमियत। और एक कभी कभी मेरी आपसे भाई के तौर पे रिक्वेस्ट ये है कि इंग्लिश यूरिस्प्रूडेंस इतनी खूबसूरत किताब है, लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम उसको सिर्फ पेपर देने की हद तक इस्तेमाल करते हैं। एक आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा लीगल फिक्शन, नहीं सुना? लीगल फिक्शन इंग्लिश यूरिस्प्रूडेंस में है कि सम टाइम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए अदालत को लीगल फिक्शन यूज करते हुए इंसाफ कर देना चाहिए। फिक्शन कहते हैं गलत चीज, साथ वर्ड क्या लिखा है लीगल फिक्शन। अडॉप्टेशन की डिग्री कितने लोग लेते हैं? कॉन्सेप्ट ही नहीं है अडॉप्टेशन का। अडॉप्ट करना किसी को ये बिल्कुल कोई लॉ नहीं है, शरीयत मना करती है, लेकिन लोग डिग्री लेते हैं अडॉप्टेशन की, ठीक है। डिग्री के बाद उसकी इनकॉर्पोरेशन होती है प्रॉपर, और वो बंदा सिर्फ इनहेरिटेंस नहीं ले सकता, बाकी ऑल बेनिफिट्स वो जो बंदा ले पालक होता है वो ले सकता है। आप डेक्लरेशन की डिग्री ले सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है, लेकिन ये किस बुनियाद पे होता है? लीगल फिक्शन की बेस पे। अदालत सम टाइम अपनी आंखें बंद करती है किसी के बेनिफिट के लिए, बेशक ये लॉ में अलाउ नहीं है लेकिन ये मैंने देना है। उसको इंग्लिश यूरिस्प्रूडेंस, जिसको हम बेसिक साइंस ऑफ लॉ कहते हैं, वो कहती है देयर इज अ डॉक्ट्राइन ऑफ लीगल फिक्शन। लीगल फिक्शन को यूज करते हुए आप डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा जस्टिस नहीं करना जिससे सोसाइटी में कोई एनार्की पैदा हो। अब किसी का स्टेटस नहीं है, स्टेटलेसनेस बंदे हैं, अगर उसको वो बंदा अडॉप्ट करना चाहता है और उसको अपने तमाम तर राइट्स देना चाहता है, बेनिफिट्स देना चाहता है, सिवाय इनहेरिटेंस के, अगर वो मुस्लिम है तो क्या ममानत है? दे सकता है उसको सिर्फ इंग्लिश यूरिस्प्रूडेंस कॉन्सेप्ट देती है कि आप उसको लीगल फिक्शन की डॉक्ट्राइन में खींच ले आए और उसको एंटाइटलमेंट कर दें।
उसका कसूर तो नहीं है ना, वो दुनिया में पैदा हो गया और वो स्टेटलेसनेस बंदा है, उसका कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, पता नहीं उसको, अब उसने राइट्स लेने हैं, किसी ने उसको अडॉप्ट करना है, कैसे करेगा? लॉ तो ऐसा नहीं है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है इंग्लिश जिसमें मैंने आपको कहा लीगल फिक्शन, या कहीं आपको कहीं कोर्ट में आर्गुमेंट्स करते हुए ये वर्ड यूज आएगा। ये लीगल फिक्शन का कॉन्सेप्ट जो है ये आई थिंक ऑनरशिप या पोजेशन की कैटेगरी में आएगा। एनी हो 97 है आपका आगे। ये सिर्फ कितने लोगों को पता है कि किस तरह के केसेस में 2 डिग्री पास होती है? वो प्रिलिमिनरी डिग्री नहीं होती। कोई दोस्त या कोई लड़की ऐसी जिसको पता हो कि कितने केसेस हैं सीपीसी के अंदर जिसके अंदर 2 डिग्री पास होती हैं, एक प्रिलिमिनरी होती है, एक फाइनल होती है। आपको प्रैक्टिकल लाइफ में सिर्फ एक ही नजर आया होगा। नो सना इतने दूर में ऑर्डर 20 के अंदर आपने रूल 13, 14 और 15 पढ़ना है, जहां जज जजमेंट लिखता है। ऑर्डर 20 की बेस पे जज जजमेंट लिखता है। कल को आप इंशाल्लाह जज बनेंगे, आपने जो जजमेंट लिखनी होगी आपकी ग्रिप सबसे ज्यादा ऑर्डर 20 पे होनी चाहिए, और आपको पता हो कि ऑर्डर 20 के रूल 13, 14, 15 तरीके से 13 में प्रियम्पशन का उसके आगे चलना है। अगर इस तरह का केस आ गया तो उसमें सबसे पहले आपने प्रिलिमिनरी डिग्री पास करनी है। पहला केस पार्टीशन केस में, दूसरा है आपका क्या? नो दूसरा है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सूट, तीसरा है आपका फमीदा साहब अकाउंट्स, ठीक है, और चौथा है आपका, देख ले कौन सा मुझे भूल गया, चौथा कौन सा है? ऑर्डर 20 रूल 16, 17 निकालें। इतनी नेग्लिजेंस ना करें। डिग्री इन एडमिनिस्ट्रेशन सूट, डिग्री इन प्रीएम्प्टिव सूट, मास्टर एजेंसी राइट ऑफ जो केस होता है मास्टर और एजेंट का, ये 4 केसेस हैं जिनमें 2 तरह की डिग्री पास होती हैं। ये आपको मैं बता रहा हूँ। ये चले गए आप ऑर्डर 20 में रूल यस 15 डिग्री सूट फॉर डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का केस तब जब भी आपके पास आ गया, कल को कोर्ट में बैठे हुए तो आपने उसके ऊपर प्रिलिमिनरी डिग्री पहले पास करनी है कि क्या पार्टनरशिप इनके दरमियान एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती। जब तक ये डिग्री पास नहीं होगी पार्टनरशिप के डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व होंगे? पहला केस। दूसरा लिखा है 16 में प्रिंसिपल एंड एजेंट, मास्टर और एजेंट का जो रिलेशनशिप का केस आ गया, कोई डिस्प्यूट आ गया, प्रिलिमिनरी डिग्री पास करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और आगे चले जाएं 17 में, उसके आगे चले जाएं 18 में सूट फॉर सेपरेट पोजेशन पार्टीशन सूट। पार्टीशन सूट में भी प्रिलिमिनरी डिग्री आपको पास करनी पड़ेगी। और उसके पीछे आ जाए एडमिनिस्ट्रेटिव सूट, प्रियम्पशन में नहीं होती है, 13 में आए एडमिनिस्ट्रेटिव सूट। प्रियम्पशन में कभी भी प्रिलिमिनरी डिग्री पास नहीं होती। पढ़े मेरा कोड डिग्री या क्लेम टू दी प्रियम्पशन, डिग्री या क्लेम, अब डिग्री हो गई है in respect of a particular sale of property and purchase money has not been paid into court, the court shall specify a date। ये उस तरह का, इसमें प्रिलिमिनरी डिग्री का कॉन्सेप्ट कोई नहीं है। अब 4 सूट आपके पास है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव सूट, पार्टनरशिप सूट, मास्टर और एजेंट का सूट, पार्टीशन का सूट और एडमिनिस्ट्रेटिव हुआ, और रेंडिशन ऑफ अकाउंट फमीदा साहब 5 कर लें। ये 5 केसेस में आप प्रिलिमिनरी डिग्री पहले पास करेंगे, उसके बाद आप फाइनल डिग्री की तरफ जाएंगे। अब 97 कहता है कि अगर कोई प्रिलिमिनरी डिग्री पास हो जाए और आप उसके अगेंस्ट अपील ना करें, आप वो राइट एक्सरसाइज ना करें, तो फिर आप वो वेव कर देते हैं फाइनल डिग्री की अपील में। एक
जनरल सलाह है, अगर कोर्ट आपको अपील का राइट दे रहा है तो आप उसको एक्सरसाइज करें। अगर आपने उसको प्रॉपर टाइम के अंदर एक्सरसाइज ना किया तो लेटेस्ट स्टेज पे आप उसको बुनियाद बना के चैलेंज नहीं कर सकते। 97 कहता है कि अगर प्रिलिमिनरी डिग्री को आप चैलेंज नहीं करते और फाइनल डिग्री पास हो जाती है तो आप फाइनल डिग्री की अपील की स्टेज पे वो प्रिलिमिनरी डिग्री चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक हो गया। और 98 जो है वो सिर्फ डिस्प्यूट है जजेस का, बेंच का, कि अगर कोई अपील सुनी जा रही है बाय अ नंबर ऑफ जजेस तो जो डिसीजन मेजॉरिटी का होगा वो प्रिवेल करेगा। अगर दो जज, डबल बेंच जिसको कहते हैं, अगर कोई अपील सुन रहा है और दोनों के दरमियान यूनैनिमस डिसीजन नहीं हुआ तो फिर वो पॉइंट ऑफ लॉ पे किसको भेजेंगे? किसी थर्ड जज को, एक या एक से ज्यादा को। ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ लॉ पे भेजेंगे, फैक्ट्स पे नहीं भेजेंगे। ठीक है। फैक्ट्स पे अमूमन जज जो हैं वो यूनैनिमस डिसीजन दे देते हैं। फैक्ट्स पे हमेशा जज जो है वो कंट्राडिक्ट करते हैं पॉइंट ऑफ लॉ पे। ये भी एक कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। जज तो जो है ये तो खुद लॉ है, अगर दो जजेस के दरमियान कंट्राडिक्शन आ गई है तो पॉइंट ऑफ लॉ पे आइए, और पॉइंट ऑफ लॉ पे कंट्राडिक्शन आ जाए तो फिर मैटर रेफर किया जाता है किसी और जज को, और उसका जज चाहे अफर्मेटिव में हो या नेगेटिव में हो, जिसकी फेवर में होगा मेजॉरिटी का डिसीजन प्रिवेल करेगा। सपोज कर लें आप इंट्रा कोर्ट अपील समझते हैं? इंट्रा कोर्ट अपील मतलब आपकी फर्स्ट अपील चल रही है, हाई कोर्ट के पास चल रही है। ठीक है। अगर आपने अपील करनी है, उससे आगे अपील करनी है तो फिर आप इंट्रा कोर्ट अपील में चले जाएंगे। उसी कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर, फिर आपका डबल बेंच पे पास केस चला जाएगा। और सिंगल बेंच की डिसीजन जो है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में, आपको पता अपील वैसे नहीं होती सिंगल बेंच, फिर आपको इंट्रा कोर्ट अपील के आगे जाना पड़ता है। और ये इंट्रा कोर्ट अपील उसी कोर्ट के अंदर डबल बेंच के पास जाती है। अब केस आपका लगा डबल बेंच के पास और स्टेज है अपील की, दोनों पॉइंट ऑफ लॉ पे कंट्राडिक्ट कर गए हैं जज। एक कहता नहीं कि अफर्म होनी चाहिए, दूसरा कहता नहीं कि डिसमिस होनी चाहिए। अब इसको रेफर किया जा सकता है किसी और जज। ठीक है। ये लेटर पेटेंट हाई कोर्ट के होंगे, ये आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता लेटर पेटेंट ऑफ हाई कोर्ट क्या है। ये चीफ जस्टिस साहब को पता है कि मैंने इसका रेफरेंस एक जज को भेजना है, इसके ऊपर भी मैंने 3 अपॉइंट करनी है या 2 अपॉइंट करने हैं। वो दो जो डिसीजन देंगे मुमकिन है वो दोनों यूनैनिमस दे दें। अगर वहां भी डिस्प्यूट होगा तो फिर भी किसी थर्ड को भेजा जा सकता है। लेकिन फैक्चुअल पॉइंट के ऊपर ये कभी भी लेटर पेटेंट को फॉलो नहीं किया जाता, ना तीसरे के पास भेजा जाता। ठीक है। ये पॉइंट सिर्फ आपने 98 के अंदर याद रखना। पॉइंट ऑफ लॉ पे कंट्राडिक्शन आ जाए जजेस में, 2 जजेस में, तो मैटर शैल बी रेफर्ड टू दी थर्ड जज। जो उसका डिसीजन होगा वो मेजॉरिटी का होगा, वही प्रिवेल करेगा। और आगे आपका 99 जो है कॉमन सेंस की बात थी। जब आपका डबल बेंच के पास अपील जाती है तो आप समझे सेकंड अपील गई है। सेकंड अपील या लॉ के पॉइंट के ऊपर होती है या कस्टम के ऊपर होती है। कस्टम इटसेल्फ लॉ है। आपने सेक्शन 100 जब पढ़ना है सेकंड अपील, तो उसकी जो बुनियादी बेसिक्स ग्राउंड्स हैं वो कहता है सेकंड अपील हाई कोर्ट में होती है और ये सिर्फ पॉइंट ऑफ लॉ पे होती है या किस पे होती है? कस्टम पे या यूजेज पे होता है। ये सारा सेक्शन 100 में लिखा है। 102 में कहता है आप 100 के अलावा, 101 में कहता है 100 के अलावा और कोई ग्राउंड नहीं है। लेकिन 103 में जाके क्या कहता है आपको? फिर लॉ क्या कह रहा है? फैक्ट्स पे भी जा सकते हैं सेकंड अपील। आप किसी के साथ बहस कर सकते हैं, यदि फैक्ट्स पे सेकंड अपील नहीं होती आप ये आर्गुमेंट्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 103 कहता है फैक्ट्स पे भी सेकंड अपील हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली ये है बहुत कम। आप ये जा नहीं सकते इस तरह। ठीक है। फैक्ट्स के ऊपर सेकंड अपील नहीं, लेकिन कॉमन सेंस के आगे सेकंड अपील हमेशा पॉइंट ऑफ लॉ पे होती है। तो जब पॉइंट ऑफ लॉ है 2 बेंच जजेस के पास, जिसको हम डीबी कहते हैं, तो फिर वहां पॉइंट ऑफ लॉ पे डिफरेंस क्रिएट होगा। तो जब पॉइंट ऑफ लॉ पे डिफरेंस क्रिएट होगा फिर मैटर थर्ड जज को रेफर किया जाएगा। लॉजिक समझ आ गई? बार बार ये कहता हूं कोई भी लॉ पढ़ते हो बुनियादी चीजें पहले अंडरस्टैंड कर लिया करो, बेसिक्स।
इंटेंट ऑफ लेजिस्लेचर जिस बंदे को पता होता है ना ये लॉ किस सर्कमस्टांसेस में आया था, वो सबसे बेस्ट इंटरप्रिटेशन करता है उस लॉ की। ठीक है, आपने बहुत सारा ऐसा लॉ प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा। इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट है, मिसाल देने लगा सिर्फ इंटेंट ऑफ लेजिस्लेचर की, नो वन कैन डिस्पोजेस, वर्ड लिख दिया लॉ बनाने वाले ने, नो कैन डिस्पोजेस। अब नो वन में तो हर बंदा आ गया है। फिर जजेस को इंटरप्रेट करना पड़ा कि ये सिर्फ लैंड माफिया और लैंड ग्रैबर के अगेंस्ट लॉ था। अब भाई को डिस्पोजेस कर दे तो वो ना लैंड माफिया ना लैंड ग्रैबर है, तो आप उसको इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट में ड्रैग नहीं कर सकते। जहां दो अफ्रीकन के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे वो कब्जे का डिस्प्यूट पैदा हो गया, तो आप उसको इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट में ड्रैग नहीं कर सकते। क्योंकि जब ये लॉ बना था तो उस लॉ के अंदर सेक्शन तो डाल दिया गया कि नो वन कैन डिस्पोजेस। अब लफ्ज नो वन है तो नो वन का मतलब है हर कोई भी नहीं डिस्पोजेस कर सकता। लेकिन इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर उस वक्त की कि किस हालात में ये लॉ बना, वो सिर्फ दो थी, लैंड माफिया और लैंड ग्रैबर को रोकने के लिए कि वो लोगों को डिस्पोजेस न करे। ये लॉ सिर्फ उसलिए आया, इसीलिए ये सेकंड अपील भी सिर्फ इसलिए आई थी कि पॉइंट ऑफ लॉ पे अगर कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाए तो आप सेकंड अपील कर दें। फैक्ट्स पे सेकंड अपील होती नहीं मूवमेंट। जैसे आपको मैंने वैसे मिसाल दी थी, लिखा है कि आप एक्स पार्टी की कॉन्सेंट डिग्री की अपील नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप कॉन्सेंट डिग्री की अपील कर दें 99.9% चांसेस होते हैं डिसमिस हो जाएगी। लेकिन अपील करने से रुकावट कोई नहीं, आप अपील करते हैं अगर आप एस्टेब्लिश कर दें कि जनाब ये सारा फ्रॉडुलेंट हुआ है, एक्स पार्टी की कैटेगरी फ्रॉडुलेंट हुआ है, ये फिर वहां पे इशू फ्रेम हो जाते हैं। 107 के तहत एपलेट कोर्ट के पास ये पावर है सारी की सारी ट्रायल कोर्ट की। ये कहीं रिजिड ना हो जाइएगा कि जनाब ये ऐसे हो नहीं सकता। सेकंड अपील के ऊपर आपने अपील फाइल करनी है, आपकी डिग्री पीछे कौन सी है, कॉन्सेंट डिग्री। अब चूज ऑफ रेमेडी फिर आपके पास है। अगर आप फर्ज करें अपील कर ही देते हैं, हालांकि मना है, स्टैच्यू मना कर रहा है कि आपने अपील नहीं करनी, आप अपील करते हैं, आप कहते हैं जनाब सुन तो लें, मटीरियल इरेगुलरिटी हुई है इस कॉन्सेंट डिग्री को ऑब्टेन करने में। लेकिन सर जब मेंटेनेबल ही नहीं है तो सुनेगा कैसे? मैं बता रहा हूँ, जज क्या करते हैं, शुरू से ही की थी, इनहेरेंट पावर यूज करते हैं कि मैंने किसी के साथ क्या करना है, बेइंसाफी नहीं होनी देनी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस करना है। ठीक है, इक्का दुक्का जजमेंट मौजूद है सिर्फ जिसमें ये हुआ रिवर्स हुई केस, क्या आप दोबारा से करवा लें, या ये मैं आपको कह रहा हूँ कि अपील कोर्ट के पास वो ट्रायल कोर्ट की पूरी की पावर है। वो कहती है अगर आप समझते हैं कि इसको फर्दर हमें इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए, ले आओ एविडेंस, ठीक है, अल्टीमेटली तो डिसमिस करना है उसमें। बहुत सारी ऐसी प्रोविजंस हैं जिसके अंदर ये लिख दिया गया कि आप मेंटेनेबल नहीं है, चलाते हैं, जैसे कि कहाँ से चलाते हैं, वही एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बेस पे 99.9% आपको कह दिया डिसमिस हो जाएगी। लेकिन अगर आप बड़ी कोजेंट रीजन बता दें कि मटीरियल इरेगुलरिटी है इन ऑब्टेनिंग ऑफ दिस कंप्रोमाइज डिग्री, तो जज को आप जज को, कई लोग जाके कहते हैं ये अपील कोर्ट है, एविडेंस नहीं ले सकती, ये वहां देता ट्रायल कोर्ट में। तो 107 पढ़ लें, एपलेट कोर्ट के पास वास्ट पावर है, वो किसी ऐसी चीज को जिसको मना किया गया टेकअप कर सकती है, इनहेरेंट पावर भी। आपको मिसाल भी दे दी मैंने, अपील नहीं बनती, आपने अपील दायर कर दी, कोर्ट ही राइट देता है ना अपील का। अब कोर्ट ने राइट नहीं दिया आपको, आपने क्यों अपील फाइल की, डिसमिस हो जानी चाहिए थी, क्यों डिसमिस नहीं हुई? उस अपील को कन्वर्ट कर दिया जाता है रिवीजन में इनहेरेंट पावर देने के लिए। क्यों इनहेरेंट पावर है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, जब इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं ना, तो वहां ये कहा जाता है डेस्टिनेशन जज की और इस पूरे सिस्टम की क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो फिर आप ये ना पढ़े कि 2-3 में ये लिख दिया गया और अपील हो नहीं सकती, एक्सेप्शन लॉ में मौजूद है, आप जज को अपने आर्गुमेंट से कन्विंस कर सकती हैं। एक्स पार्टी डिग्री पे क्यों कन्विंस करना है आपको, इस पे भी कर सकते हैं, ये रिजिड नहीं होना किसी स्टेज पे। या मैंने अभी आपको मिसाल दी, किसी के साथ उस तरह का आप ना लगाएं फड्डा कि जी लॉ में तो बड़ी स्ट्रिक्ट ये बार है जी, रिलैक्स, उसमें रिजिडिटी नहीं है, बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी है। 99 में है, अगर कोई मटीरियल इरेगुलरिटी हुई हो, मटीरियल इरेगुलरिटी हुई हो तो फिर तो अपील आपकी एंटरटेन होगी। अमूमन अगर आप अदालत देखती है कि अगर मटीरियल इरेगुलरिटी हुई है या इनजस्टिस नहीं हुआ
और कोई छोटी मोटी मटेरियल इरेगुलरिटी है तो फिर कोर्ट केस रिमांड नहीं करती। अब रिवीजन सारी की सारी मटेरियल इरेगुलरिटी की बेस पे होती है। आपने जितनी रिवीजन फाइल की है आज तक वो ना जुरिस्डिक्शन पे हुई है, पहली दोनों क्लासों में नहीं होती। आप जब भी रिवीजन फाइल करते हैं मटेरियल इरेगुलरिटी की बेस पे करते हैं, ठीक है। लेकिन 99 कहता है कि अपील अगर आपने फाइल की है और आपकी ग्राउंड ये है कि मटेरियल इरेगुलरिटी हुई है, ठीक है, और अगर वो मटेरियल इरेगुलरिटी इनजस्टिस नहीं कर रही तो आप केस रिमांड नहीं करेंगे। आपको पता है कि बेशक मिसाल क्या है, एक इशू फ्रेम होता था, कोर्ट ने नहीं किया, मटेरियल इरेगुलरिटी है, लेकिन इससे इनजस्टिस नहीं हुआ, इनजस्टिस नहीं हुआ। अगर वो नहीं भी इशू फ्रेम हुआ तो फिर भी इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है, केस रिमांड नहीं होगा। ये क्या कह रहा है 99। अगर आपको वाकई लगता है कि ये मटेरियल इरेगुलरिटी हुई है और इसकी वजह से ग्रास इनजस्टिस हुआ है तो फिर आप रिमांड करें। समझ आ गई? 99 कहता है अमूमन इरेगुलरिटी की बेस पे केस रिमांड नहीं होगा। शर्त साथ क्या है? अगर तो जस्टिस हुआ है रिमांड नहीं होगा, अगर इनजस्टिस नजर आ रहा है तो फिर रिमांड हो सकता है। ये डिस्क्रिप्शन भी किसकी है? कोर्ट की। और दूसरी बात 99 में है वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन। और ये तो बड़ी सिंपल सी बात, अगर आपको लगता है कि ये जो कोर्ट ने फैसला किया है ये वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन की बेस पे है लेकिन इनजस्टिस नहीं है, अब एपलेट स्टेज पे आप इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। ये कहां पढ़ा था हमने? सेक्शन बता दें 21 में पढ़ा था कि ऑब्जेक्शन एज टू जुरिस्डिक्शन मस्ट बी रेज्ड एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। और अगर आपने एज अर्ली पॉसिबल ट्रायल कोर्ट के ऊपर ये ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया और अपील फाइल हो गई आपके अगेंस्ट, आप जाके कहते हैं जनाब ये तो वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन है, लेकिन हुआ इंसाफ है, बेशक वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन थी, अदालत को केस सुनने का इख्तियार नहीं था, फैसला दे दिया, फैसला मेरिट पे दिया, इनजस्टिस नहीं हुआ। अब आप इस बुनियाद पे कि जनाब ये बड़ी इरेगुलरिटी है, ये कोर्ट को तो इख्तियार ही नहीं था केस सुनने का, उसने फैसला दे दिया, जज फिर भी देखता है बेशक वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन थी, इनजस्टिस तो ग्रांट नहीं हुआ, रिमांड नहीं करेगी कोर्ट। ये 99 ने बड़ी क्लैरिटी के साथ लिख दिया है। इसके ऊपर भी आप बहस में उस तरह कीजिएगा कि मतलब ये हो जाता है बहस, वापस मटीरियल फिर रिवीजन में चले जाएं। आप अपील में जब जाएंगे फिर 99 आपको रोक देगा। रिवीजन में अगर आप चले जाते तो रिवीजन में तो बड़ी बेसिक प्रोविजन है कि आपने साबित कर दिया कि अदालत के पास ये इख्तियार नहीं था केस सुनने का और उसने सुना है, डिसमिस हो जाएगा। 99 देखने का बस लास्ट है ये 99 प्लीज। No decree to be reversed or modified for error or irregularity not affecting merit or jurisdiction। कोई भी ऐसी irregularity अगर वो केस के मेरिट को अफेक्ट नहीं कर रही तो केस ना सेट असाइड होगा ना रिमांड होगा। आप जितना मर्जी रोला डाल दें कि ग्रास irregularity हुई है, इसकी बेस पे वापस करनी है एपलेट स्टेज पे। अगर इनजस्टिस नहीं हुआ तो 99 ना डिग्री को वेरी करने देगा, ना रिवर्स करने देगा, ना रिमांड होने देगा। और अगर आप वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन की बुनियाद पे चैलेंज कर रहे हैं तो ये 99 ने आपको क्लैरिटी के साथ बता दिया कि आप वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन की बेस पे अपील कर रहे हैं कि अदालत को इख्तियार नहीं था फैसला करने का, उसने फैसला दे दिया और ग्रास इनजस्टिस नहीं, तो इस वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन की बुनियाद पे ना डिग्री मॉडिफाइड होगी ना वेरी होगी, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शन, अगर आपको लगता है कि इनजस्टिस है तो फिर आप एस्टैब्लिश कर दें एपलेट स्टेज पे आपका केस रिमांड हो गया, ये एक्सेप्शन है। और साथ शार्ट से बता दूं ताकि अपील कंप्लीट हो जाए, नेक्स्ट पे आप इस पे ना जाएं। 104
अपील अगेंस्ट आर्डर है। सिर्फ सारा प्रोसेस वही है जो अपील अगेंस्ट डिक्री का है। आपने देखना हो कौन सा आर्डर अपीलेबल है या नहीं, आप 104 की लिस्ट देख लें और उसके साथ आर्डर 43 का रूल 1, उसके अंदर एक लिस्ट दी गई है आर्डर्स की कि ये आर्डर अपीलेबल हैं। ठीक है, अमूमन जो जुडिशरी में सवाल पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि व्हाट आर्डर आर अपीलेबल। दो चीज़ों को रट्टा लगाना पड़ता है, 104 और आर्डर 43 की रूल 1 को, वो पूरी लिस्ट देनी पड़ती है कि ये वाले आर्डर हैं जिनके अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकते हैं। हेलो, बहुत शुक्रिया मोहतरम गुमर साहब, बड़े अच्छे माशाल्लाह लेक्चर आपने डिलीवर किए अभी तक। एस्पिरेंट्स उम्मीद है इंशाल्लाह इससे इस्तेमाल हासिल कर रहे होंगे। तो जैसा मैंने पहले कुछ नए एस्पिरेंट्स आके बैठे हैं, कल लेक्चर होगा अदनान सत्तर साहब का, जो कि सिविल जज है, हमारे दोस्त जफरबाद में इसका आजकल पोस्टेड है। तो डे आफ्टर टुमारो वो मलिक कासिम मुमताज़ साहब है, वो भी वहीं पर पोस्टेड है, उनका लेक्चर होगा। तो कोशिश कीजिएगा ये दोनों अपकमिंग जो डेज है इसमें आपकी जो स्ट्रेंथ है वो ठीक रहे, अच्छी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। चूँकि अभी हम इस प्रोजेक्ट को जो बिल्कुल एंडिंग फेज है उसमें जा रहे हैं। ये मोस्ट प्रॉबेबली हफ्ता 10 दिन इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को मज़ीद लेके चलेंगे। तो पीपीसी और सीआरपीसी भी मोस्टली कवर हो चुकी है। सीआरपीसी पे कल वो लेक्चर देंगे। सीपीसी को मोहतरम अदनान साहब ने काफ़ी सारा पोर्शन क्लियर किया। राना रसूलुल्लाह साहब इसमें हेल्प की, मलिक शहबाज साहब ने भी अपना इसमें हिस्सा डाला। और जो स्मॉल एक्ट्स हैं उसमें भी मोस्टली वो आप लोगों में कवर हो चुके हैं। ऐसा सारे रह गया वो मैं कोशिश कर रहा हूँ मलिक कासिम मुमताज़ साहब ऐसा सारे स्पेसिफिकली रिलीफ एक्ट पर आपको लेक्चर देंगे। तो ये जो अपकमिंग डेज हैं इसमें अहम लेक्चर्स हैं, इसमें कोशिश करें अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन रखें। और मैं एस्पिरेंट से पहले भी जिक्र कर रहा था कि बैरिस्टर अहमद कयूम साहब हमारे दोस्त हैं लाहौर से, एक्स सेक्रेटरी लोअर हाई कोर्ट बार भी रहे हैं। ये लेक्चर सीरीज़ के बेसिकली वो भी फाउंडर रहे हैं पंजाब में। तो वहीं से बेसिकली आइडिया ड्राइव करके तो मैंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसके बाद शाहपुर में नेक्स्ट वीक में वो हैं सुमान तारक साहब हैं, वो भी इंशाल्लाह इसमें शामिल रहेंगे। लेकिन कोशिश करें स्ट्रेंथ को मेंटेन करें अपनी को।